हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं शुरुआत करूंगा प्रायिकता चैप्टर से ही संबंधित एक नए टॉपिक की, जो कि है यादृच्छिक चर यानी कि रैंडम वेरिएबल। ये देखिए प्रायिकता से ही संबंधित है, लेकिन सबसे पहले चलिए मैं बताता हूं यादृच्छिक चर ये क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है। आप लोगों ने देखिए जो सबसे पहला चैप्टर है जिसमें आपने एक टॉपिक पढ़ा है फलन, तो मैंने आपको ये बात बताई थी एक फलन यानी कि कोई फलन मान लीजिए f(x) है, वो x के जिन मानों के लिए परिभाषित होता है वो उस फलन का प्रांत होता है। x का कोई फलन जैसे आप लोग पढ़ चुके हैं f(x), अगर x की वो किन्हीं मानों के लिए परिभाषित है तो उन मानों का जो समुच्चय बनेगा वो कहलाएगा उस फलन का प्रांत। यादृच्छिक चर भी एक फलन ही होता है। यही मैंने इसलिए आपको बताई बात, फलन वाली जो बात आई थी वो इसलिए आई थी केवल क्योंकि यादृच्छिक चर ये भी एक फलन होता है। इसका जो प्रांत है प्रतिदर्श समष्टि से संबंधित होता है, या प्रतिदर्श समष्टि भी कह सकते हैं। किसी प्रायोगिक परीक्षण की जो प्रतिदर्श समष्टि होती है उससे संबंधित जो वास्तविक संख्याएं होंगी वो इसका प्रांत होता है। मैं आपको चलिए एक उदाहरण से समझाता हूं पहले कैसे होता है। मान लीजिए हम एक पासे को हम 4 बार उछालते हैं। मैं यहां पे एक बार इस तरीके से लिख देता हूं, एक पासे को 4 बार उछालने पर हमने एक पासे को 4 बार उछाला, और अब मुझे ये पता लगाना है कि एक पासे को अगर हम 4 बार उछालते हैं उस पर संख्या 5 कितनी बार आ सकती है। मान लीजिए एक पासे को हमने 4 बार उछाला तो देखिए चारों बार कोई ना कोई संख्या आएगी, कोई सी भी संख्या हो सकती है, तो चारों बार संख्या 5 आने की संभावना है। ये देखिए मैंने लिखा एक पासे को अगर हम 4 बार उछालते हैं तो उस पर संख्या 5 हो सकता है, एक बार भी नहीं आए, हो सकता है एक बार आ जाए, हो सकता है 2 बार आ जाए, हो सकता है 3 बार आ जाए, और ये भी हो सकता है कि 4 बार आ जाए। इससे ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है। यही सारी संभावनाएं थी। देखिए हो सकता है संख्या 5 एक बार भी नहीं आए, मैं यहां लिख देता हूं एक बार भी नहीं। हो सकता है संख्या 5 एक बार आ जाए, हो सकता है संख्या 5 2 बार आ जाए, संख्या 5 3 बार भी आ सकती है, और संख्या 5 4 बार भी आ सकती है। तो अगर संख्या 5 मान लीजिए एक बार भी नहीं आती, उसे मैंने 0 से प्रदर्शित किया। हो सकता है संख्या 5 एक बार आ जाए, वो कोई से भी एक बार आ सकती है, पहली बार भी आ सकती है, दूसरी बार भी आ सकती है, तीसरी बार भी हो सकता है, या चौथी बार आएगी केवल एक बार, उससे हमने 1 से प्रदर्शित कर दिया। हो सकता है संख्या 5 कोई से भी 2 बार आ जाए, उसे मैंने 2 से प्रदर्शित किया। हो सकता है संख्या 5 3 बार आ जाए, उसे मैंने 3 से प्रदर्शित किया, और हो सकता है संख्या 5 चारों के चारों बार आ जाए, उसे मैंने 4 से प्रदर्शित किया। तो ये जो मान देखिए निकल के आए, ये यादृच्छिक चर के ही मान है। ये मान देखिए जो संभावनाएं हैं, एक बार भी नहीं आ सकता है, 0 से दिखा रहे हैं हम, एक बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी, या 4 बार भी आ सकता है। तो ये जो आपके देखिए मान निकल के आए ये यादृच्छिक चर के ही मान है।
यानी यादृच्छिक चर का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। और यादृच्छिक चर क्या है? संख्या 5 बार, संख्या 5 आने की संभावना, यानी एक पासे को 4 बार उछालने पर संख्या 5 आना। ये जो लिखा है देखिए मैंने संख्या 5 आना, ये यादृच्छिक चर है। इसकी जो संभावनाएं हैं वो ये है, इसका प्रांत कह सकते हो आप। इसी को हम कहते हैं यादृच्छिक चर, जो कुछ ना कुछ वास्तविक मान ले सकता है, लेकिन प्रतिदर्श समष्टि से ही संबंधित। क्योंकि प्रतिदर्श समष्टि में देखिए जब हम एक पासे को 4 बार उछालेंगे तो 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 यानी कि 1296, टोटल परिणाम 1296 बनेंगे। उसमें कुछ परिणाम ऐसे होंगे जिनमें संख्या 5 एक बार भी नहीं आती, कुछ परिणाम ऐसे होंगे जिसमें संख्या 5 एक बार आएगी, कुछ परिणाम ऐसे होंगे जिसमें 2 बार आएगी, कुछ ऐसे होंगे जिसमें 3 बार आएगी, और कुछ ऐसे होंगे जिसमें 4 बार आएगी। इन सबका टोटल अगर मैं करूंगा सारी संभावनाओं का, यानी इसके अनुकूल परिणाम, इनके अनुकूल परिणाम, इनके अनुकूल परिणाम, इसके अनुकूल और इसके अनुकूल परिणाम, इन सबका जो टोटल होगा वो होगा कुल परिणाम। और कुल परिणाम का मतलब तो मैंने अभी बोला था, यानी कि 1296। ये प्रतिदर्श समष्टि से ही संबंधित वास्तविक संख्याएं हैं। ये यादृच्छिक चर का प्रांत होता है। यही आपको पढ़ना है यादृच्छिक चर, यानी कि रैंडम वेरिएबल। यादृच्छिक चर एक ऐसा फलन होता है जिसका प्रांत, चलिए मैं यहां लिख देता हूं, यह एक ऐसा फलन होता है जिसका प्रांत प्रतिदर्श समष्टि से संबंधित होता है। ये देखिए मैंने लिखी इसकी परिभाषा, ये एक ऐसा फलन है जिसका जो प्रांत होता है वो कोई ना कोई, देखिए प्रांत का मतलब क्या है, इसमें x के क्या क्या मान हो सकते हैं, तो वो जो मान होंगे जैसे मैंने यहां लिखे वो होगा इसका प्रांत। इसे आप अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से भी प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल X लिख सकते हैं, कैपिटल Y लिख सकते हैं, इस तरीके से। जैसे यहां पे अगर कैपिटल X में लिखता हूं तो कैपिटल X के 5 मान संभव है इस प्रयोग में। x इक्वल टू 0 हो सकता है, x इक्वल टू 1 हो सकता है, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 4। ये हुआ देखिए इसके प्रांत। अब देखिए इनकी जो प्रायिकताएं होंगी, यानी हो सकता है एक बार भी नहीं आए 5, इसकी प्रायिकता क्या है, कुछ अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। संख्या 5 एक बार आने की प्रायिकता, संख्या 5 2 बार आने की प्रायिकता, संख्या 5 3 बार आने की प्रायिकता और संख्या 5 4 बार आने की प्रायिकता। इन सब की जो प्रायिकताएं होंगी इनका योगफल हमेशा 1 होगा, क्योंकि इन सबको मिलाकर प्रतिदर्श समष्टि यानी कुल परिणाम बन ही रहे हैं। तो इन सब की जो प्रायिकताओं का योगफल होगा वो कितना होगा, 1। यह आपकी पहचान भी होगी अगर आपने प्रायिकताएं अलग अलग निकाली हैं, आपको ये चेक करना है कि आपने ठीक किया है या नहीं। तो इन सब का टोटल अगर वो 1 आता है इसका मतलब आपने बिल्कुल सही किया होगा। इसी को देखिए जब हम इनकी प्रायिकताएं अलग अलग लिखेंगे एक बंटन के रूप में, वो कहलाएगा यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन। माना मैं चलिए यहां लिख देता हूं x, देखिए मैंने अंग्रेजी की कैपिटल लेटर से ही लिखा है, एक यादृच्छिक चर है जिसके मान क्रमशः x1
x2 x3। अब कोई ना कोई वास्तविक संख्या है तो होगी, जैसे यहाँ है देखिए 0 1 2 3 4 कितनी है ये देखिए। मैं चलिए बात मानता हूं किसी परीक्षण को हमने n बार, किसी परीक्षण को हमने चलिए n बार प्रयोग किया उसका, जैसे यहाँ एक पास है तो 4 बार उछाला, हम n बार भी उछाल सकते हैं। चलिए मैं n मानते हुए चलता हूं, जिसके मान क्रम से x1 x2 x3 xn है तथा इनकी संगत प्रायिकताएं क्रमशः P1 P2 P3 so on to Pn है। तब अगर देखिए हम इसे बंटन के रूप में लिखें, मैं देखिए यहां लिख देता हूं, मान लीजिए जो x के मान है यानी यादृच्छिक चर के मान, ये मैंने यहां लिखे इस तरीके से। पहला मान देखिए x1, दूसरा मान x2, तीसरा मान x3, ऐसे ही लास्ट वाला मान जो है वो है आपका xn। और जो इनकी प्रायिकताएं हैं उसे मैंने p से प्रदर्शित किया, यानी इसकी जो संगत प्रायिकता है वो है देखिए P1। यानी मान लीजिए जैसे यही क्वेश्चन लिखा है, संख्या 5 एक बार भी नहीं आए, इसकी प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम वो P1 होगी, इसकी आने की प्रायिकता वो होगी P2। इस तरीके से देखिए सबकी प्रायिकता हम निकालेंगे और ऐसे ही लास्ट वाले की प्रायिकता वो होगी Pn। तो ये जो देखिए बंटन है इस समय, ये कहलाएगा यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन। इस समय जो ये कहलाएगा, ये बंटन के रूप में जो हमने लिखा, ये कहलाएगा यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन। मैं आगे लिख देता हूं प्रायिकता बंटन। इसे प्रायिकता बंटन भी कह सकते हैं, प्रायिकता वितरण भी कह सकते हैं। आपकी बुक में शायद हो सकता है प्रायिकता बंटन शब्द ही लिखा हो, तो प्रायिकता बंटन ही मैंने लिखा है। अब देखिए इनकी प्रायिकताएं हम सब सीख चुके हैं कैसे निकाली जाती है। जब भी हम यहां लिखेंगे तो चेक करने का मेथड ये है, इन सभी प्रायिकताओं का योगफल हमेशा 1 आएगा। यह आप ध्यान रखें, इसका मतलब आपने बिल्कुल ठीक किया होगा। अब इसी से संबंधित देखिए प्रायिकता बंटन से संबंधित कुछ सूत्र भी हैं जो आपने सांख्यिकी वाले चैप्टर में पढ़े भी हैं, 10th में भी पढ़ा है, 11th में आपने पढ़ा है माध्य और विचरण, वही आपको फिर पढ़ना है लेकिन प्रायिकता वाले चैप्टर में। चलिए पहले बताता हूं माध्य का सूत्र क्या होता है। अब देखिए मैंने आपको जो बोला था थोड़ी देर पहले कि एक यादृच्छिक चर का माध्य जिसे हम प्रत्याशा भी कहते हैं, वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए देखिए आपने एक सूत्र पढ़ा है, वो आप 10th क्लास से पढ़ते आए हैं। एक बंटन मान लीजिए आपको मिलता है और उसका कहते हैं कि आपको माध्य निकालिए, समांतर माध्य यानी कि, तो सिग्मा fx बटे सिग्मा f, इस वाले सूत्र से निकालते हैं। सिग्मा fx बटे सिग्मा f। मान लीजिए मैं आपको चलिए यहां लिखता हूं, ये आपके कुछ मान हैं जो आप देखते हैं कि x के क्या क्या मान संभव है। एक तरफ आप देखते हैं देखिए x का मान और इसकी बारंबारता कितनी है, यानी कि बारंबारता का मतलब मैं यहां पे क्या मानता हूं, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। ये कितने संभव है, यानी वो कितना हो सकता है। मान लीजिए जैसे मैंने आपको भी एग्जाम्पल लिखा था, हो सकता है एक बार भी नहीं आए, वो तो देखिए प्रांत है, यानी कि x के क्या क्या मान संभव है, यानी x1 x2 x3 एंड सो ऑन टू लास्ट वाला xn। जो मान संभव है वो देखिए मैंने यही लिखी। हो सकता है एक बार भी नहीं आए, एक बार भी आ सकता है, पासे को छानने पर जो मैंने एग्जाम्पल दिया था 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है और 4 बार भी आ सकता है।
ये तो हुए x के मान जो आप लोगों को 10th क्लास में देखिए मिलते थे लिखे हुए। यहां आपको खुद लिखते हैं इनके क्या क्या मान संभव हैं और इनके जो अनुकूल परिणाम हैं कि एक बार भी नहीं आए, इसके कितने अनुकूल परिणाम हैं वो आपको बारंबारता लिखी हुई मिलती थी। मैं यहां पे लिखता हूं इस तरीके से, मान लीजिए इसके अनुकूल परिणाम F1 है, यानी पासे पर एक बार भी 5 नहीं आए। इस बात के अनुकूल परिणाम कितने हैं F1, इसके अनुकूल परिणाम कितने हैं F2, इसके अनुकूल परिणाम कितने हैं F3 और ऐसे ही लास्ट वाले के अनुकूल परिणाम कितने हैं Fn। ये आपका चार्ट होगा जो आपको देखिए मिलता था लिखा हुआ, इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो आप लोग माध्य कैसे निकालते थे, मैं यहां लिख देता हूं सिग्मा Fx, यानी F इंटू एक्स का कॉलम वो एक अलग बड़ा गुणा करके और उन सबका टोटल यानी F1 इंटू x1, चलिए वो मैं यहां लिखता हूं, प्लस F2 इंटू x2 प्लस F3 इंटू x3 और ऐसे ही जो भी लास्ट वाला होगा Fn इंटू xn। ये हो गया सिग्मा Fx बटे सिग्मा F। सिग्मा F का मतलब इन सबका टोटल, यानी कि F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन टू Fn। ऐसे ही निकालते थे आप, देखिए अनुकूल परिणाम प्रतिकूल परिणाम तो मैंने लिख दिए, लेकिन ये सिग्मा Fx का मान तो ये हो गया और ये हो गया सिग्मा F का मान। ये होता है माध्य, लेकिन इसे हम एक सूत्र में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये प्रायिकता के पदों में निकल के आता है। अब देखिए मैं एक बात कहता हूं, ये जितने भी अनुकूल परिणाम हैं अगर हम इन सबका टोटल करते हैं यानी F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस Fn, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई कि इन अनुकूल परिणामों का जो टोटल होता है वो आपके प्रतिदर्श समष्टि के कुल परिणाम होते हैं। यानी ये जो टोटल है ये प्रतिदर्श समष्टि के कुल परिणामों का टोटल है। अब देखिए अगर मैं इसे सेपरेट करता हूं यानी F1 बटे V, F1 यानी कि अनुकूल, मैं यहां इस तरह से लिख देता हूं F1 यानी कि अनुकूल परिणाम पहले वाले घटना के लिए, ये पहली घटना थी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, इस तरह से किया इंटू x1, ये मैंने x लिख दिया, प्लस F2 x2 बटे कुल परिणाम, तो इसे भी लिखिए मैं ऐसे लिखता हूं F2 बटे कुल परिणाम इंटू x2 प्लस F3 x3 बटे कुल परिणाम, तो F3 बटे कुल परिणाम इंटू x3 प्लस Fn बटे कुल परिणाम इंटू x3। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम पहली घटना थी, ये पहली घटना थी, देखिए एक बार भी नहीं आया, इसके अनुकूल परिणाम कितने हैं, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये तो फिर इसकी प्रायिकता ही हो गई, यानी कि वो कितनी है P1, तो ये हो गया देखिए P1 इंटू x1, अनुकूल बटे कुल परिणाम यानी कि प्रायिकता, पहली घटना की प्रायिकता यानी कि P1 प्लस ये हो गई दूसरी घटना की प्रायिकता यानी कि P2 प्लस ये हो गई तीसरी घटना की प्रायिकता यानी कि P3 और ऐसे ही लास्ट में nवीं घटना की प्रायिकता यानी कि Pn। ये हुआ देखिए अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। और ये जो सूत्र आपका निकल के आया यही होता है यादृच्छिक चर का माध्य यानी कि प्रत्याशा, जिसे हम Ex से प्रदर्शित करते हैं। Ex यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन यानी कि प्रत्याशा, तो Ex यानी यादृच्छिक चर का माध्य, यादृच्छिक चर जो x है उसका माध्य है वो होता है देखिए ये। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं
सिग्मा पी एक्स, ई एक्स इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n पी आई एक्स आई का मान रखते चले जाए तो p1x1 प्लस p2x2 प्लस p3x3 प्लस so on to pnx। ये होता है यादृच्छिक चर का माध्य। आपसे जब क्वेश्चन पूछेंगे तो पहले आपको देखिए बंटन तैयार करना है, और जब ये बंटन कंप्लीट हो जाएगा तब इसी बंटन की संगत गुणा करके जो इनका योगफल होगा वो होगा यादृच्छिक चर का माध्य। जो भी यादृच्छिक चर हो, एक प्रयोग से संबंधित बहुत सारे यादृच्छिक चर हो सकते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। एक पासे को 4 बार उछालने पर संख्या 5 आने के लिए प्रायिकता बंटन है, ठीक है, कोई बात नहीं है। संख्या 6 आने का भी पूछ सकती है, सम संख्या आने का प्रायिकता बंटन, विषम संख्या आने का प्रायिकता बंटन, कुछ भी कह सकते हैं। तो पहले आपको बंटन तैयार करना है, और बंटन तैयार करने के बाद ये जब सूत्र लगाएंगे तो इससे आपकी यादृच्छिक चर का माध्य निकल के आएगा। ये चलिए मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं देखिए यादृच्छिक चर का विचरण। देखिए ये टॉपिक जो आपने 11th में भी पढ़ा कि हम किसी प्रायिकता विचरण यानी कि एक आपको बंटन दिया गया है उसका हम प्रसरण यानी कि विचरण कैसे निकालते हैं। सबसे पहले चलिए मैं 11th क्लास की बात लिखता हूं जो आपने 11th क्लास में भी पढ़ा, जैसे समांतर माध्य था सिग्मा fx बटे सिग्मा f। प्रसरण ज्ञान भी हम करते हैं, इसी तरीके का एक सूत्र होता है। मैं आपसे देखिए ये बात कहता हूं, मान लीजिए कुछ मान आपको दिए गए चर के जो आपको x के रूप में ही लिखे हुए मिलते थे। पहले हम उनका माध्य निकालते थे जिसे हम कैपिटल X बार इससे दिखाते हैं। ये देखिए इन सब का माध्य होता है, सिग्मा fx बटे सिग्मा f से ही निकल के आता है। अब इन चरों का इनके माध्य से जो अंतर होगा उन सबके वर्गों का योगफल, उन सबके वर्ग। चलिए अगर बारंबारता नहीं दे रखी है तो केवल वर्गों का योगफल होता है बटे n, यानी कि टोटल चर आपको कितने दिए गए हैं। और अगर आपको देखिए बारंबारताएं लिखी गई हैं तो आप लोग पहले से बारंबारता से गुणा करते हैं, यानी f into this बटे सिग्मा f। ये होता है सूत्र प्रसरण का। इसे चलिए मैंने fi से रिप्रेजेंट किया, fi इसलिए किया और यहां पे इसे मैंने xi से किया क्योंकि इनके मान देखिए कुछ भी संभव है, x1 x2 x3 लास्ट वाला xn हो गया जैसे मैंने लिखा था। और बारंबारता के मान f1 f2 f3 और फिर लास्ट वाला कितना हो गया fn। तो इनकी संगत बारंबारता की हम गुणा भी करेंगे, इन सब का टोटल यानी कि सिग्मा बटे सिग्मा f यानी कि सभी बारंबारताओं का योगफल। ये पूरा सूत्र है जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है प्रसरण का, उसे आप विचरण भी कहते हैं। यहां भी आपको ये चीज पढ़नी है, लेकिन इसका सूत्र कैसे बनेगा वही चीज पहले आपको बतानी है, वो भी आपका सूत्र इसी से ही बनेगा। मान लीजिए जो इस बंडल का माध्य है जिसे मैंने कहा था हम Ex से करते हैं रिप्रेजेंट, यानी कि Ex एक्सपेक्टेशन ऑफ x, उसके माध्य को हम इससे भी दिखा सकते हैं, म्यू से भी दिखा सकते हैं क्योंकि म्यू माध्य होता है। चलिए मैं माध्य हो सकता है बुक में म्यू लेटर रिप्रेजेंट किया हो तो मैं म्यू ही मानूंगा। तो xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर इंटू, मैं देखिए इस तरीके से लिखता हूं xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ये हुआ देखिए, ये जितने भी मान हैं इन सबके अपने माध्य से जो अंतर हैं उन सबके वर्ग। और इसकी भी देखिए किससे गुणा है, बारंबारताओं से। तो यहां बारंबारता नहीं है, ये अनुकूल परिणाम है और ये क्या है, कुल परिणाम। इनके अनुकूल परिणामों से गुणा। अनुकूल परिणाम को ही मैं देखिए ये मान रहा था fi और बटे कुल परिणाम वो सिग्मा f, यानी इन सबका टोटल जो मैंने आपको देखिए इस तरीके से लिख के दिखाया था
अभी पिछला सूत्र जो सिद्ध करके दिखाया है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। पहली घटना है उसकी प्रायिकता तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, दूसरी घटना है उसकी प्रायिकता यानी P2 हो गई अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो ये प्रायिकता ही नहीं है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ये मैंने देखा सिग्मा का चिन्ह भी लगाया क्योंकि इन सबका मैं योगफल भी करना है। तो ये अगर मैं आगे लिखता हूं यानी कि सिग्मा, ये तो हो गई देखिए प्रायिकता xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर इंटू प्रायिकता यानी कि pi, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम वो हो गई देखिए प्रायिकता pi यानी कि पहली घटना की प्रायिकता P1, दूसरी घटना की प्रायिकता P2, इस तरीके से। अब ये प्रायिकता यानी कि pi या pi देखिए मैंने लिख दिया है, चलिए मैं इस तरह से लिख देता हूं pxi यानी कि इसकी प्रायिकता इस तरीके से लिखी, यानी x1 की प्रायिकता तो वो P1 हो गई, x2 की प्रायिकता वो P2 हो गई। तो अपने संबंधित प्रायिकता उसे मैंने P से रिप्रेजेंट किया है, xi की घटना वो pxi। तो ये जो सूत्र है यही सूत्र है प्रसरण का, यानी पहले हम इस बंधन का माध्य निकालें जो मैंने पिछला सूत्र लिखा था, उन सबसे इनके अंतर निकालें, उन सबके वर्ग और इनकी संगत प्रायिकताओं से गुणा। ये हुआ देखिए प्रसरण, यानी कि सिग्मा xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर इंटू pxi। इसे हम ये भी कह सकते हैं ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है इसकी, ये इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है, यानी इसका समांतर माध्य है xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर। क्योंकि मैंने आपको देखिए सूत्र क्या बताया था, सिग्मा pi इंटू xi, वो सूत्र था समांतर माध्य का सिग्मा pi इंटू xi। तो यहां सिग्मा pi इंटू इसका xi, x की अगर ये चीज आ गई तो ये इसका समांतर माध्य होगा, यानी प्रसरण जो है वो हम इस तरीके से भी लिख के दिखा सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू लेकिन किसकी, xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर, इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो होती है प्रसरण xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये हुआ देखिए प्रसरण। लेकिन अब इसे ज्ञात करने का चलिए जो सूत्र हो सकता है इसका सिंपल सूत्र भी बन जाए, उसका डेरिवेशन भी देखते हैं चलिए कैसे होगा, इसका सिंपल सूत्र कैसे बनता है। मैं देखिए इसी को आगे कंटिन्यू करता हूं और एक बात ये भी ध्यान रखें, जो हम प्रसरण को रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं देखिए सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब यहां देखिए x स्मॉल नहीं होगा, जो हम 11वीं क्लास में करते थे वो इस तरीके से करते हैं। अब हम जो सिग्मा x लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे। अब इसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, सिग्मा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इंटू पी। चलिए मैं यहां पी आई करके ही लिख देता हूं, पी आई यहां भी चलिए मैंने पी आई लिख दिया है, आप लोग शायद कंफ्यूज हो, पी आई इंटू एक्स आई। अब देखिए ये मैंने वर्क करके लिखा, इसी को मैं सूत्र में ही कन्वर्ट कर रहा हूं, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई एक्स आई, मैं गुणा भी कर देता हूं, एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई एक्स आई प्लस सिग्मा म्यू स्क्वायर इंटू पी आई एक्स आई माइनस सिग्मा 2x आई म्यू इंटू पी आई एक्स आई। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए सिग्मा का मतलब क्या होता है, योगफल। वो केवल x वाले पदों का ही हो सकता है, वो इसमें भी आएगा जहां पे i वर्ड लिखा है, उसका मतलब है i के मान कितने चले आए, इनका टोटल होगा। तो ये तो देखिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई एक्स आई
प्लस म्यू, देखिए ये समांतर मात्रा है, ये एक संख्या है, इसमें आपको आई का कहीं मान नहीं रखना, ये मैंने निकाल दिया बाहर, यानी एक नियतांक समझ लीजिए। सिग्मा के साथ केवल क्या रह गया, पी आई एक्स आई माइनस 2 म्यू, ये भी एक नियतांक है। सिग्मा के साथ केवल क्या रह गया, एक्स आई इंटू पी आई एक्स आई। अब देखिए आगे क्या आता है, चलिए मैं कहता हूं ये क्या आएगा, ये पी आई जो देखिए प्रायिकता है, अगर हम आई का मान देखिए रखते चले आए 1 से लेके n तक, जैसे ये है तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस सो ऑन टू Pn, ये तो मैंने इसलिए लिखा है, इस पर आप ध्यान दें, ये केवल प्रायिकताओं का टोटल है, ये गुणा नहीं है। देखिए मैं आपको अगर ये कंफ्यूज होते हैं तो मैं ये देखिए हटा देता हूं, ये सिर्फ प्रायिकताओं का ही टोटल है। मैं देखिए यहाँ मैंने हटा दिया है, यहाँ भी चलिए मैंने ये बात हटा दी, ये सिर्फ प्रायिकताओं का ही टोटल है, ये बात आप ध्यान रखें, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए पहले लिखा था, यहाँ भी चलिए मैंने हटा दिया, ये सिर्फ और सिर्फ ये प्रायिकताओं का ही टोटल है। अब देखिए शायद आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा, अब देखिए ये केवल प्रायिकताओं का टोटल है, यानी P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस सो ऑन टू कहां तक, Pn तक, तो इसका मान तो 1 होगा। तो मैंने आपको बताया कि बार जितनी भी प्रायिकताएं होती हैं उन सबको जो टोटल होता है वो हमेशा कितना होता है, 1, तो ये केवल म्यू स्क्वायर होता, ये तो मैंने देखिए ऐसे लिख दिया, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई प्लस म्यू स्क्वायर इंटू 1, वो हो गया म्यू स्क्वायर माइनस, अब देखिए i इज इक्वल टू 1 टू n सिग्मा पी आई एक्स आई, यानी p1 x1 प्लस p2 x2 प्लस p3 x3 प्लस सो ऑन टू pn इनटू xn, ये तो समांतर मात्रा ही हो गया। अभी जो मैंने सूत्र बताया था सिग्मा पी आई एक्स आई, ये क्या होता है, समांतर माध्य, और समांतर माध्य को आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, म्यू से, तो ये मान जो हुआ ये म्यू का हुआ, और म्यू की गुणा हम इससे कर दें तो माइनस के 2 म्यू स्क्वायर। अब देखिए अगर मैं इसको बैलेंस करता हूं, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई माइनस म्यू स्क्वायर, क्योंकि म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। मैं एक बार देखिए ये चीज और लिख देता हूं, आई इज इक्वल टू 1 से लेके कहां तक, एक्स एन तक। तो ये एक सिंपल सूत्र है, ये एक सिंपल सूत्र है जिसे मैं देखिए आपके सामने यहां लिखता हूं। अगर आपको प्रसरण निकालना है तो i के मान अगर रखते चले जाए तो p1 इंटू x1 स्क्वायर, मैं देखिए यहां लिखता हूं p1 इंटू x1 स्क्वायर प्लस i का मान 2 रखा तो p2 इंटू x2 स्क्वायर प्लस सो ऑन टू pn इंटू xn स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, म्यू यानी कि समांतर माध्य, और समांतर माध्य यानी कि जो ex जो आप निकाल रहे थे p1 x1 प्लस p2 x2 प्लस p3 x3 प्लस सो ऑन टू, तो मैं यहां इस तरीके से लिख देता हूं समांतर माध्य, इसका होल स्क्वायर। इसका मतलब पहले जब आप ये बंटन तैयार करेंगे तो इनके वर्गों की गुणा p1 से होगी, ये पूरा होल स्क्वायर नहीं है, ये देखिए केवल x का स्क्वायर है, यानी x1 स्क्वायर इंटू p1, x2 स्क्वायर इंटू p2, x3 स्क्वायर इंटू p3 और xn स्क्वायर इंटू pn, इन सब का टोटल माइनस समांतर माध्य का स्क्वायर, यानी यहां भी आपको माध्य निकालना पड़ेगा, उसका वर्ग करना है, वो माइनस करना है इसमें से। ये हुआ देखिए प्रसरण निकालने का सूत्र, यानी कि सिग्मा स्क्वायर। ये देखिए सिग्मा स्क्वायर होता है, मैंने देखिए स्क्वायर यहां लिखा था, स्क्वायर का मतलब वो सिग्मा स्क्वायर है, x तो एक चर है, यानी कि सिग्मा स्क्वायर। ये हुआ आपका प्रसरण। चलिए प्रसरण भी हो गया,
अब देखिए एक चीज और बची जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ी थी, ये तो प्रसरण का सूत्र हो गया, मैंने इसको अंडरलाइन किया। अब देखिए आपने एक चीज और पढ़ी थी 11th में, और वो भी आपको करना है, मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे हम केवल इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिग्मा स्क्वायर है, ये है मानक विचलन यानी कि इसका वर्गमूल। तो मैं ये इस तरह से लिख देता हूं, मानक विचलन बराबर वर्गमूल प्रसरण। यानी जब आप ये प्रसरण निकाल लेंगे, इसका जो वर्गमूल होगा वो होगा मानक विचलन। इसका कोई नया सूत्र नहीं है, इसी पूरे का वर्गमूल वो होता है प्रसरण। ये हुआ देखिए सूत्र, समांतर माध्य का, प्रसरण का, मानक विचलन का। अब देखिए मैंने आपको सारे सूत्र इससे संबंधित बताए, इससे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे यानी कि प्रश्नावली 13.4 वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।